चलिए अब पढ़ते हैं ओवेरियन ट्यूमर के बारे में। इससे पहले अभी जो पढ़े सिस्ट ये सब के बारे में उसका रिवाइज कर लेते हैं। अगर कोई पूछे मोस्ट कॉमन फोलिकल ओवेरियन सिस्ट कौन सा होगा, तो वो होगा फोलिकुलर सिस्ट। अगर सेकंड मोस्ट कॉमन पूछे तो कॉर्पस लुटियल सिस्ट। और कौन कौन तरह का सिस्ट होता है, तो इंडोमेट्रियोटिक सिस्ट। इंडोमेट्रियोटिक सिस्ट में क्या होता है, इंडोमेट्रियल टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं। थेक्का ल्यूटीन सिस्ट ये मेनली ज़्यादातर किन में देखा जाता है, तो जो जिनमें ये मोलर प्रेगनेंसी या गेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक प्रेगनेंसी हो, जिनमें मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, जो यूज कर रहे हैं ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग, जो कॉन्ट्रासेप्टिक यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसके कारण बीटा एचसीजी बढ़ जाता है, जिसके कारण थेक्का ल्यूटीन सिस्ट देखा जाता है। और कौन सा है, पैरा ओवेरियन सिस्ट। दूसरा टाइप कौन सा हो सकता है, इन्फ्लामेटरी मास। इन्फ्लामेटरी मासेस के कारण भी मेनली देखा जाता है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, ट्यूबो ओवेरियन सिस्ट। अब ये क्यों होता है, तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज या जेनाइटल टीबी के कारण। ओवेरियन ट्यूमर ये मेनली बेनाइन ही होता है, मैलिग्नेंट बहुत कम ही देखा गया है। तो चलिए देखते हैं हम अप्रोच कैसे करेंगे एडिनेक्सन मास को। तो ये एज ग्रुप पे होता है, जैसे कि एज ग्रुप में अब बेनाइन किस में देखने को मिलेगा और मैलिग्नेंट किस में देखने को मिलेगा। मेनली जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है ना, उसमें सिर्फ 7% आपको बेनाइन मैलिग्नेंसी देखने को मिलेंगे। मतलब कि ये जो बेनाइन है वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में देखने को मिलेगा और सिर्फ 7% केसेस में मैलिग्नेंसी देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो मैलिग्नेंसी है मेनली ये मेन्स्ट्रुअल के पहले या मेन्स्ट्रुअल मेनोपॉज के बाद ये मैलिग्नेंट देखने को मिलता है। और ये 30% ये मैलिग्नेंसी किस में देखा जाता है, तब पोस्ट मेनोपॉजल में देखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एज कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव एज वाला ग्रुप में हमें बेनाइन देखने को मिलेगा और रिप्रोडक्टिव एज से पहले हो या बाद हो तो मैलिग्नेंट देखने को मिलेगा। बेनाइन में जो सिम्टम होते हैं वो आपको पता चलेगा, पेन आएंगे, आपको पहले फैमिली हिस्ट्री हो सकता है, यूजुअली सिस्टिक देखने को मिलेगा और सिस्टिक फ्री मोबाइल करेगा, ये यूनिलेटरल होगा ज़्यादातर और टेंडर करेगा। लेकिन जो मैलिग्नेंट है ये पेनलेस होता है, सॉलिड हो सकता है, हार्ड नॉन टेंडर और फिक्स्ड हो सकता है और ये यूजुअली बाइलेटरल देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के अनुसार बता सकते हैं और अप्रोच कर सकते हैं कि हमारा जो ये मास है वो बेनाइन है या मैलिग्नेंट। इसके बाद क्वेश्चन आया कि हम इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे कि ओवेरियन मास को इवेलुएट करने के लिए, तो हम करेंगे ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। तो इसमें हम देखेंगे जो बेनाइन वाला है उसमें सीन होगा एन इकोइक यूनिलोकुलर मास विथ पोस्ट एकॉस्टिक शैडोइंग। लेकिन अगर मैलिग्नेंट होगा तो क्या होंगे, उसमें बहुत सारा आपको सिप्टा दिखेगा, ये पूरा बाइलेटरल होगा, बहुत सारे सेप्टेशन दिखेंगे, सॉलिड मास दिखेगा, पेट फूल जाएगा, मेटास्टेटिस हो जाएंगे, लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाएगा। तो ये सब किसके चांसेस बढ़ा देते हैं, मैलिग्नेंसी के। ठीक है, अब इसके कारण क्या हो सकता है, मैलिग्नेंसी के कारण मेनली ओवेरियन टॉर्सन हो सकता है। कैसे, मान लीजिए कि हमारा क्या है, यूट्रस है, ये ओवरी है, जैसे जैसे इसमें मास बढ़ रहा है तो ये भारी होते जा रहा है और यहाँ पर ये फैलोपियन ट्यूब के लिगामेंट से अटैच होता है। ये कौन सा लिगामेंट है, तो ये मेनली इन्फांडिबुलम पेल्विक लिगामेंट है, जो ओवरी को मेनली लेटरल पेल्विक वाल से जोड़ा हुआ रहता है और इसी से हमारा आता है ओवेरियन आर्टरी। अब ये भारी होते जा रहा है तो इसमें क्या आ जाएंगे, टॉर्सन आ जाएगा, ट्विस्टिंग आ जाएगा, जिसको हम ओवेरियन टॉर्सन कहते हैं, जिसके कारण ब्लड वेसल्स में कंप्रोमाइज आ जाते हैं, जिसके कारण इस्कीमिया और नेक्रोसिस होने का खतरा है। और इस्कीमिया नेक्रोसिस होगा जिसके कारण बाद में क्या हो सकता है, ये मार्कर बन सकता है इन्फ्लामेशन का, जिसके कारण सेप्सिस हो सकता है। इसलिए ये इमरजेंसी क्या है, इमरजेंसी कंडीशन है। ठीक है, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो ये मेनली पहले साइज़ पे डिपेंड करेगा। अगर साइज़ 7 सेंटीमीटर से कम है तो 3 से 6 महीना पे फॉलोअप करने कहेंगे, शायद ये अपने आप ही रिजॉल्व हो जाए। लेकिन अगर 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो सर्जरी करेंगे। कौन सा सर्जरी करेंगे, तो हम करेंगे सिस्टेक्टमी
रेक्टोमी, सिर्फ जो सिस्ट है ना उसको बाहर निकाल देंगे। अगर साइज फॉलो अप करने पे बढ़ रहा है तो हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, मास देखेंगे कि एडिनेक्सल मास 10 सेंटीमीटर से बड़ा है कि नहीं, जो फीचर्स देखेंगे कि कहीं टॉर्सन ये सब तो नहीं हो रहा है। अब इंडिकेशन क्या होगा, मेनली जो एडिनेक्सल मास है प्रेगनेंसी में उसका इंडिकेशन क्या होगा ऑपरेट करने का, तो सेम इंडिकेशन होगा। ठीक है, तो ये ऑपरेट क्यों करना चाहिए, तो ऑपरेट इसलिए करना चाहिए ताकि रिस्क ऑफ जो टॉर्सन है वो बढ़े ना। तो कब ऑपरेट करना चाहिए, ऑपरेट मेनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं होता है, ऑपरेट मेनली सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है। कब, 16 से 18 वीक में। लेकिन अगर ये टॉर्सन है तब जहाँ फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर नहीं देखा जाता है, जब भी पता चले तो तुरंत क्या करना चाहिए, ऑपरेट करना चाहिए इमीडिएटली। अगर सिर्फ एडिनेक्सल मास है उसमें टॉर्सन नहीं है तो सेकेंड ट्राइमेस्टर तक वेट करना चाहिए, 16 to 80 वीक में करना चाहिए। लेकिन अगर टॉर्सन दिख रहा है तो उसी समय इमीडिएट हमें ऑपरेट करना चाहिए। अब ये साइज़ पे भी डिपेंड नहीं करता, टॉर्सन अगर है तो साइज़ पे भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब ये टॉर्सन कैसे अफेक्ट करता है, तो मान लीजिए कि ये हमारा यूट्रस है, यहाँ पर हमारा ओवरी, इसमें टॉर्सन आया। ये कैसे पता चलेगा, तो यूएसजी के द्वारा पता चलेगा कि सिस्ट कैसा है। ठीक है, अब ये 10 मंथ के बाद क्या हो जाएगा, अभी है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का, 10 मंथ के बाद, सॉरी 10 नहीं 3 मंथ के बाद क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो ये और हैवी होते जाएगा जिसके कारण ये जो हमारा फीटस है उसके ग्रोथ में प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर टॉर्सन नहीं है तो तुरंत क्यों नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारा एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है, बहुत ही क्रिटिकल पीरियड होता है, उस समय मेनली छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं किया जाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर ऑपरेट करेंगे तो क्या ऑपरेट करेंगे, तो मेनली हम करेंगे लैप्रोटोमी। ठीक है, अब मैनेजमेंट ऑफ एडिनेक्सल मास इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वुमेन है उनमें CA-125 इंक्रीज है कि नहीं है। उसके बाद क्या देखेंगे, पेशेंट सिम्टोमेटिक है कि नहीं है, एसिम्टोमेटिक है कि सिम्टोमेटिक है। इसका कहने का क्या मतलब, सिम्टोमेटिक मतलब जो मास है वो 5 सेंटीमीटर से बड़ा है, और एसिम्टोमेटिक कहने का क्या मतलब है, जो मास का साइज है वो 5 सेंटीमीटर से कम है। चलिए पहले एसिम्टोमेटिक के बारे में समझते हैं। साइज क्या है, 5 सेंटीमीटर से कम है। CA-125 क्या होता है, नॉर्मल है, यूनिलेटरल है, सिंपल सिस्ट है, क्या है, सिंपल सिस्ट है। ये अगर सभी प्रेजेंट रहा है, ये सिम्टोमेटिक फीचर है नहीं, तो हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन अगर सिम्टोमेटिक रहा मतलब कि 5 सेंटीमीटर से बड़ा है, CA-125 बढ़ा हुआ है, बायलेटरल सिस्ट है, यूसीजी में सस्पेक्ट हुआ है कि ये क्या होगा, मैलिग्नेंट हो सकता है, तो हम इसमें सर्जरी करेंगे। अब आप सोचिएगा कि CA-125 तो मार्कर होता है एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर का भी, तो हाँ होता है। ये मेनली 50% इसके चांसेस होते हैं अर्ली स्टेज कैंसर का, और 90% चांसेस होते हैं ओवेरियन कैंसर का। मतलब कि पोस्ट मेनोपॉजल में इसका चांसेस ज़्यादा होता है CA-120 का मार्कर बनाने के लिए। ठीक है, अगर ये रिप्रोडक्टिव एज में ज़्यादा रहा तो ये फिर क्या हो जाएगा, तो वो एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर देखने को मिलेगा। स्पेसिफिसिटी इन द रिप्रोडक्टिव एज इज लेस। अब ये अगर रिप्रोडक्टिव एज में रहा तो क्या क्या होने के चांसेस हैं, इंडोमेट्रियोसिस, जेनाइटल टीबी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, फाइब्रॉइड्स और एडिनोमायोसिस, ये सब होने का टेंशन है। ठीक है, तो इसी पे एक केस बताते हैं। जैसे कि एक 56 ईयर ओल्ड वुमेन आई, कंप्लेन क्या था, तो पेन हो रहा है लोअर एब्डोमिनल पेन में। यूएसजी में पता चला कि सिस्ट कितने का है, तो 4 सेंटीमीटर का है, बायलेटरल है, और उसमें वैस्कुलरिटी बढ़ रहा है। अब ये वैस्कुलरिटी बढ़ने का क्या मतलब होता है, तभी आप इसका मतलब समझिएगा। जब मेटास्टैटिस बढ़ता है तो वैस्कुलरिटी भी
बढ़ता है। तो इससे क्या हो समझ में आ गया कि जो हमारा ये ट्यूमर है वो भले ही 5 सेंटीमीटर से कम है, लेकिन ये क्या शो कर रहा है, मेटास्टैटिस कैरेक्टर शो कर रहा है। इसलिए इसमें क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, मान लीजिए कि इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। कोई सिस्ट है जिसका साइज है 5 सेंटीमीटर और ये सिस्ट कैसा है, डर्मोइड सिस्ट है। डर्मोइड सिस्ट बेनाइन होता है, रियली ही मेलिग्नेंट होता है। ये क्या होता है, तो बेनाइन होता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, टॉर्सन देखने को मिल रहा है। और कब, तो 10 वीक में। अब तो कहे थे कि अगर 5 सेंटीमीटर तक है तो सेकेंड ट्राइमेस्टर तक वेट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टॉर्सन हो रहा है ना, इसलिए हम सर्जरी इमीडिएटली करेंगे। ओवेरियन ट्यूमर में मेनली हमें 3 चीज़ें पढ़ना है। पहला इपिथेलियल ओवेरियन, दूसरा जर्म सेल ट्यूमर, तीसरा सेक्स कोड स्ट्रोमल सेल ट्यूमर। ठीक है, तो ये अगर कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन ट्यूमर इन तीनों में कौन है ओवरऑल, तो हमारा हो जाएगा इपिथेलियल ओवेरियन। 90% केस में ये देखा गया है। 5 से 8% केस में जर्म सेल ट्यूमर देखा गया और 3% केस में सेक्स कोड स्ट्रोमल सेल ट्यूमर देखा गया है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक बोले कि रिप्रोडक्टिव एज में मोस्ट कॉमन कौन सा है, तब हो जाएगा जर्म सेल ट्यूमर, जो 60% में देखा जाता है। ठीक है, चलिए तो इसी पे अब डिस्कशन करते हैं। ओवरऑल मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर कौन सा है, तो सीरस एपिथेलियल ओवेरियन का सीरस सिस्ट एडिनोमा। ठीक है, ये बेनाइन है मेनली, BNIGN। ठीक है, अगर कोई पूछे ओवरऑल मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओवेरियन कैंसर, देखिए ट्यूमर बेनाइन और मेलिग्नेंट दोनों हो सकता है, लेकिन कैंसर स्पेसिफिक होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सीरस सिस्ट सिस्ट एडिनोसारकोमा। ठीक है, मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर इन द रिप्रोडक्टिव एज, तो अभी बताए थे GCT जर्म सेल ट्यूमर, और इसमें कौन सा, तो डर्मोइड सिस्ट। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए, अब है कि हिस्टोलॉजिकल टाइप ऑफ इपिथेलियल ओवेरियन ट्यूमर कौन कौन सा होता है। तो अगर हम हिस्टोलॉजी के अनुसार देखें तो सीरस म्यूसिनस इंडोमेट्रियोइड क्लियर सेल और BRENNER ब्रेनल। ठीक है, अगर इसे पूछेगा मोस्ट अग्रेसिव कौन सा है, तो हो जाएगा हमारा क्लियर सेल। सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है एपिथेलियल ओवेरियन ट्यूमर, तो ये हो जाएगा सीरस, 75% पॉपुलेशन में देखा गया। उसके बाद सेकेंड मोस्ट कॉमन तो म्यूसिनस, जो 10% लोगों में देखा गया है। उसके बाद इंडोमेट्रियोइड, जो मेनली 8 से 10% केस में देखा गया है। और ये जो ब्रेनल है ना, ये एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव इपिथेलियल ट्रांजिशनल है। ठीक है, अगर कोई इपिथेलियल ओवेरियन कैंसर का कैरेक्टरिस्टिक पूछे, क्या कैरेक्टरिस्टिक, तो इसमें सबसे पहले होगा, ये ज़्यादातर देखा जाता है 7 से 70 साल के लोगों में। मोस्टली क्या है, बाईलेटरल है। इसमें GI सिम्टम से कोई भी रिलेशन नहीं है। ये मेनली डायग्नोसिस होता है लेट स्टेज में। मोस्ट कॉमन स्प्रेड कैसे होगा, तो मेनली ट्यूमर एक्सफोलिएशन के द्वारा, मतलब कि ये स्प्रेड करता है अलोंग द पेरिटोनियल सरफेस। जैसे कि आप देख लीजिए, हमारा यूट्रस है, ये हमारा ओवरी है, ये पूरा पेरिटोनियम सरफेस में ऐसे एक्सपेंड करते हुए दोनों तरफ चला जाता है। ठीक है, जब तक डायग्नोसिस होता है, क्योंकि डायग्नोसिस तो लेट स्टेज में होता है ज़्यादातर।
चलिए अब आते हैं पहला हिस्टोलॉजिकल टाइप जो हमारा सीरस। सीरस को हम कहते हैं सीरियस। ये जो हमारा सीरस है, क्या SEROUS, सीरस ओवेरियन ट्यूमर है। ये मेनली दो पार्ट में बांटा गया है, टाइप 1 और ये टाइप 2। टाइप 1 लो ग्रेड होता है और टाइप 2 क्या होता है, हाई ग्रेड सीरस कार्सिनोमा होता है। जो हमारा टाइप 1 है उसमें क्या होगा, तो उसमें म्यूटेशन देखेंगे KRAS या BRAF जीन में। लेकिन जो टाइप 2 है उसमें हम म्यूटेशन देखेंगे मेनली P53 में। ठीक है। अब टाइप 1 टाइप 2 में ज़्यादा एग्रेसिव कौन है, जो ज़्यादा ग्रेड है वो ज़्यादा एग्रेसिव है, मतलब टाइप 2 ज़्यादा एग्रेसिव है। इसमें क्या होता है ना, ये एराइज मेनली होता है हमारा फैलोपियन ट्यूब से। अगर हम इसका हिस्टोलॉजिकल टाइप देखेंगे तो इसमें मेनली सैमोमा बोदिच पाया जाता है। ये सैमोमा बोदिच क्या है, ये सॉलिड कंपोजिशन होता है कैल्शियम का, जो मेनली ओवरी में देखा जाएगा। अब दूसरा जो टाइप है वो है म्यूसिनस। इसमें बहुत मात्रा में म्यूसिन भरा हुआ होता है। ये एसोसिएटेड होता है स्यूडो मैक्सोमा पर टोनी से। ठीक है। ये सीरस से डिफरेंट कैसे है, तो बहुत चीज़ों में ये डिफरेंट है। जैसे ये क्या करता है, जल्दी ग्रो करता है लार्ज साइज में। ये यूनिलेटरल होता है। ये जो होता है ना, ये अर्ली प्रेजेंटेशन होता है, यानी जैसे कि सीरस में हमने क्या देखा, लेट प्रेजेंटेशन होता था, लेट में डायग्नोसिस होता था। इसमें क्या होता है, पहले डायग्नोसिस होता है और इसका डायग्नोसिस ज़्यादा अच्छा होता है, बेस्ट डायग्नोसिस होता है देन सीरस। इसलिए तो सीरस जब पूरा लेट स्टेज में पहुंच जाता है तब पता चलता है। अगर इसका ट्यूमर मार्कर जाने तो इसका ट्यूमर मार्कर क्या है, CA19-9। ठीक है। और क्या है, CEA कार्सिनो एम्ब्रॉनिक एंटीजन। ये दोनों इसका क्या है, मार्कर है, ट्यूमर मार्कर है। अगला जो टाइप था उसका नाम था इंडोमेट्रियोइड। अब इस ये किससे एसोसिएटेड है, तो ये मेनली दो चीज़ों से एसोसिएटेड है, एक तो इंडोमेट्रियोसिस और दूसरा ये इंडोमेट्रियल कैंसर। अगला जो पढ़े थे उसका नाम था क्लियर सेल, जो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव होता है और इसका बहुत ही ज़्यादा पुअर प्रोग्नोसिस होता है। तो इसमें हिस्टोलॉजिकल क्या देखिएगा, तो इसमें प्रेजेंट होता है हॉवनेल सेल। ठीक है। और ये भी एसोसिएटेड होता है इंडोमेट्रियोसिस में। इसमें हाई ग्रेड मेलिग्नेंसी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब लास्ट डिस्कशन कर रहे हैं जिसका नाम है ब्रेनर सेल। ये मोस्टली बेनाइन होता है। ये एक वाल बनाता है, लेकिन ये जो वाल बनाता है ना वो ट्रांजिशन मतलब थोड़े समय के लिए रहता है। हिस्टोपैथोलॉजिकली ये एसोसिएटेड होता है वार्थार्ड सेल नेस्ट से। ठीक है। अगला जो ट्यूमर है उसका नाम है बॉर्डरलाइन ट्यूमर। ये लो मेलिग्नेंट ट्यूमर है, मेनली 40 से 50 साल में देखा गया है। इसका स्लो ग्रोइंग होता है, गुड प्रोग्नोसिस होता है। इसमें एपिथेलियल हाइपरप्लेसिया या माइल्ड न्यूक्लियर एटेपिया देखेंगे। इसमें जो होता है ना, डिस्ट्रक्टिव स्ट्रोमल इन्वेशन एब्सेंट होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, बॉर्डर लाइन में क्या देखने को मिलेगा, एब्सेंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव स्ट्रोमल इन्वेशन। ठीक है। जर्म सेल ट्यूमर, अब डिस्कशन करते हैं जर्म सेल ट्यूमर के बारे में। ये मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर है, कब, तो रिप्रोडक्टिव एज में। ज़्यादातर ये बेनाइन होता है, यूनिलेटरल होता है। अगर कोई पूछे कि जर्म सेल ट्यूमर में मोस्ट कॉमन कौन सा है, तो हो जाएगा डर्मोइड सिस्ट। और अगर पूछे मोस्ट कॉमन जर्म सेल कैंसर कौन सा होगा, तो हो जाएगा डिसजर्मीनोमा। ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन समझ में आ गया दोनों में। अब आते हैं, सबसे पहले डिस्कशन करते हैं डर्मोइड सिस्ट का। किसका, डर्मोइड सिस्ट का। इसको हम मैच्योर सिस्टिक टेराटोमा भी कहते हैं। सिस्टिक मतलब तो पता ही है ना,
कि जो भी सैक अगर उसमें लिक्विड भर गया है तो उसको हम सिस्टिक कहते हैं। टेराटोमा जो हमारे फीटस को अफेक्ट करे, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डर्मोइड सिस्ट का दूसरा नाम क्या है? मैच्योर सिस्टिक टेराटोमा। ठीक है, इसमें क्या देखा जाता है? तो मैच्योर टिश्यू प्रेजेंट होता है जो डेराइव होता है ऑल थ्री जर्म लेयर से। सिस्ट है जो लाइंड होता है एपिथेलियम से, मेनली स्ट्रेटेड स्क्वामस एपिथेलियम से। फोकस कहाँ होता है? तो फोकस होता है कैल्सिफिकेशन में जो ट्यूमर के अंदर होता है ड्यू टू टीथ एंड बोन। इसमें फील्ड क्या होता है? तो चीजी सेवेसियस मटेरियल इसमें फील्ड होता है। और इसका जो मेन है ना, ये टीथ की तरह दिखेगा जिसको हम कहते हैं, एक नाम है रोकी टैंस्की प्रोट्यूबरेंस, ऐसा अपीयरेंस होगा इसका। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो इसका ट्रीटमेंट करेंगे सिस्टोटोमी के द्वारा। उससे पहले अगर हम क्या करें, इसका यूएसजी करवाएं, अल्ट्रासाउंड, तो इसमें मेनली क्या दिखेगा? इस तरह का ट्यूमर रहेगा, इस तरह से हेयर निकल रहेगा जिसको हम अभी क्या कहे इसको? तो रोकिंटेंस्की प्रोट्यूबरेंस। और दूसरा कैसा दिखेगा? तो इस तरह में, तो मेनली पूरा बड़ा सा ऐसे ट्यूमर दिखेगा, इसमें इस तरह से डॉट 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 बना हुआ रहेगा जिसको हम डैश एंड डॉट अपीयरेंस कहते हैं। अब इस पे क्वेश्चन, इसमें से सभी सही है, डर्मोइड सिस्ट के बारे में एक गलत है। मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर जिसके कारण अंडरगो होता है ये टॉर्सन में, तो ये सही है। ये इन्फेंसली टर्न होता है मैलिग्नेंसी में, ये मेनली बेनाइन होता है। कंटेन सेबासियस हेयर एंड मटेरियल, ये सेबासियस मटेरियल और हेयर का बना हुआ होता है। ट्रीट कैसे करते हैं? सिस्टोटोमी, तो इसमें गलत क्या है? ये मैलिग्नेंसी में इन्वेस्टली टर्म नहीं होता, बहुत ही रेयर केस में देखा जाता है। अब आते हैं जर्म सेल ट्यूमर का आगे का टाइप क्या था? डिसजर्मिनोमा। डिसजर्मिनोमा में क्या देखने को मिलेगा? इसका ट्यूमर मार्कर क्या होता है? कौन सा? डिसजर्मिनोमा। ये मोस्ट कॉमन टाइप है, अभी पहले ही बताए थे। जो जर्म सेल ट्यूमर होता है ना, मेनली यूनिलेटरल होता है और ज़्यादा कॉमन होता है रिप्रोडक्टिव एज में। अगर कैंसर की बात करें तो मोस्ट कॉमन कौन सा था? तो मेनली ट्यूमर की बात करें तो मोस्ट कॉमन कौन सा था? तो डिसजर्मिनोमा। अब ये इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है। इसमें ट्यूमर मार्कर क्या होगा? LDH, और इसमें मेनली PLAP और HCG। ठीक है, इसका अगर कोई फीचर्स बोल ले तो ये बायलेटरल होता है 15% केसेस में। लिम्फोटिक इनफिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा, और ये राइज कर सकता है दी जेनेटिक गोनेट्स में, जिसमें अभी तक गोनेट्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ उसमें। दूसरा सेकंड मोस्ट कॉमन कौन सा था? इमैच्योर टेराटोमा। इसका जो मार्कर है वो कोई स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, अगला कौन सा है? इंडोडर्मल साइनस ट्यूमर या यॉर्क सैक ट्यूमर। इंडोडर्मल साइनस ट्यूमर या यॉर्क सैक ट्यूमर। इसका अगर कोई मार्कर पूछे तो AFP होता है। ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होता है, 100% यूनिलेटरल होता है। ये 100% कहने का मतलब है ये कभी भी नहीं बायलेटरल होता है। इसमें जो मेन हिस्टोलॉजिकल टाइप ये सेल दिखिएगा वो होता है सीलर डूविवल बोडीज। ठीक है, ये अगला कौन सा है टाइप? एम्ब्रायोनल सेल कैंसर। इसमें क्या देखेंगे? एम्ब्रायोनल सेल कैंसर में हम AFP और HCG देखेंगे। ये भी बहुत एग्रेसिव होता है। कोरियोकार्सिनोमा, उसमें भी HCG देखेंगे और ये भी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होता है।
कैसे हम जर्म सेल कैंसर को डिफरेंट कर सकते हैं एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर से। तो पहले तो ये जो है एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर ये कब होता है, तो 10 से 30 साल में होता है। डायग्नोसिस अर्ली हो जाता है, ठीक है। ये एसोसिएटेड होता है प्रिकोशस पुबर्टी से, मोस्टली यूनिलेटरल रहता है, बहुत सेंसिटिव होता है केमो का। उसके बाद केमोथेरेपी का कंजर्वेटिव सर्जरी पॉसिबल है। फर्टिलिटी क्या प्रिजर्व कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, डायग्नोसिस अर्ली होगा। कैसे होगा, तो ये इसका जो साइज़ है ना वो लार्ज साइज हो जाता है। ट्यूमर में ब्लीडिंग होता है, पेन होता है, ये सेक्रिएट करता है एससीजी। तो ये सबसे मेनली हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब आते हैं सेक्स कोड स्ट्रोमल सेल ट्यूमर। सेक्स कोड स्ट्रोमल सेल ट्यूमर ये यूजुअली यूनिलेटरल होता है। डायग्नोसिस अर्ली होता है, बेटर प्रोग्नोसिस होता है एपिथेलियल से, ठीक है। इसका एज ग्रुप कितना होगा, 40 से 50 साल होगा, ठीक है। इसका टाइप क्या है, तो पहला टाइप होता है ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर। कौन सा इसका पहला टाइप है, ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर। ये मेनली सेक्रिएट करता है, इसका जो मार्कर है वो है इनहिबिन। इसको ये और भी क्या सेक्रिएट करता है, तो ईस्ट्रोजन सेक्रिएट करता है। अब ईस्ट्रोजन सेक्रिएट करता है तो ये एसोसिएटेड हो जाएगा एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया से, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग से, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग से, प्रिकॉशियस पुबर्टी से। तो इसका अगर हिस्टोलॉजिकल देखें तो इसमें कॉफ़ी बीन न्यूक्लियाई दिखेगा। कैसा, कॉफ़ी बीन न्यूक्लियाई, इस तरह से, ठीक है। और क्या दिखेगा, तो इसमें कॉल एक्सनर बॉडीज दिखेंगे, BODIES। तो इस तरह से अगर इसका हमको कोड बनाना रहे तो गीता कॉल फॉर कॉफ़ी, जी से ग्रेनुलोसा होगा, कॉल से हो जाएगा कॉल एक्सनल बॉडीज, और कॉफ़ी से हो जाएगा कॉफ़ी बीन न्यूक्लियाई, ठीक है। दूसरा जो पन्ना है वो है थिक्का सेल या सल्तोरी लेडिक सेल ट्यूमर। इसमें क्या होता है, थिक्का सेल और सल्तोरी सेल ट्यूमर ये प्रोड्यूस करता है एंड्रोजन, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्रेनुलोसा इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और ये मेनली एसोसिएटेड होता है विरिलाइजेशन से, ठीक है। और इसमें कैसा सेल दिखेगा थिक्का सेल में, तो मेनली राइनकेस क्रिस्टल। हिस्टोलॉजिकली में कैसा क्रिस्टल दिखेगा, राइन के क्रिस्टल। अब आते हैं फाइब्रोमा में। फाइब्रोमा बेनाइन होता है, क्या, फाइब्रोमा, ठीक है। फाइब्रोमा क्या होता है, बेनाइन होता है। इसमें मेनली आपको क्या देखने को मिलेगा, तो फाइब्रोमा स्कार्स पे फूल जाएंगे और प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिलेगा। मतलब कि ये सॉलिड ट्यूमर है, बेनाइन है, यूजुअली यूनिलेटरल होता है, और ये एसोसिएटेड है मियग सिंड्रोम से। मियग सिंड्रोम में क्या क्या आएगा, तो फाइब्रोमा स्कार्स और प्लूरल इफ्यूजन। यहीं पे आपको पढ़ने को मिलेगा स्यूडो मियक्स। अब इसमें ये किस में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है ब्रेनर ट्यूमर में, ठीक है। अब इसमें क्या डिफरेंस है, तो इसमें भी स्कार्स होंगे, इसमें भी प्लूरल इफ्यूजन होंगे, लेकिन इसमें फाइब्रोमा नहीं होगा, अदर हिस्टोलॉजी होगा, ठीक है। अगला जो ट्यूमर है उसका नाम है क्रूकेनबर्ग ट्यूमर। ये मेटास्टैटिक ट्यूमर है ओवरी का। इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें सिग्नेट रिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका मोस्ट कॉमन साइट क्या है, तो सबसे ज़्यादा कॉमन साइट है स्टोमक, फिर बॉल और फिर ब्रेस्ट। ये स्प्रेड होता है ओवरी तक, तो हाँ कैसे, तो लेट्रोग्रेड लिम्फेटिक स्प्रेड से। ये जो है मेनली बायलेटरल है, कैप्सूल से इंटैक्ट है और शेप ऑफ ओवरी मेंटेन रखता है, ठीक है। तब इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि ओवरऑल मोस्ट कॉमन कैंसर मेटास्टैटिस टू ओवरी कौन सा है, तो हो जाएगा कैंसर इंडोमेट्रियोसिस
मोस्ट कॉमन कैंसर जो मेटास्टैटिस हो जाए ओवरी तक, ठीक है। अब मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा जेनाइटल मैलिग्नेंसी, जो मतलब जेनाइटल से लेना देना नहीं है, जो मेनली मेटास्टैटिस हो जाए ओवरी तक, तो हो जाएगा एडिनो कार्सिनोमा कोलोन, ठीक है। अभी जो क्रोकेनबर्ग ट्यूमर पर है उसका मोस्ट कॉमन साइट क्या है, द स्टोमक है, ठीक है। यहाँ तक समझने में क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन में। अगर कोई पूछे इनमें से कौन सा ट्यूमर जर्म सेल ट्यूमर है एक को छोड़ के, तो ऑप्शन में आ जाएगा पहला टेराटोमा, दूसरा डिसजर्मिनोमा, तीसरा कोरियोकार्सिनोमा, चौथा ब्रेनल ट्यूमर। तो ब्रेनल ट्यूमर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में आ जाएगा, क्योंकि ये इपिथेलियल टाइप है, जर्म सेल ट्यूमर टाइप नहीं है। अब ये जो ब्रेनल ट्यूमर है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो हमें याद कि ये सॉलिड ट्यूमर है, यूनिलेटरल है। अब ऑप्शन में क्या रहेगा, यूजुअली बाईलेटरल, तो ये तो साफा साफ गलती हो जाएगा, ये यूनिलेटरल है। इसमें फाइब्रोमा होता है, ये सही है। 20% ओवेरियन ट्यूमर रहता है, ये ओवेरियन ट्यूमर रहता ही नहीं है, फॉल्स है। उसके बाद ये यंग में देखा जाता है, ये भी फॉल्स है, ठीक है। जर्म सेल ट्यूमर जो है उसमें बेस्ट प्रोग्नोसिस किसका होता है, तो डिसजर्मिनोमा का, ठीक है। ये जो डिसजर्मिनोमा है ना, ये 50% बाइलेटरल होता है और ये जर्म सेल ट्यूमर में देखा जाता है, ठीक है। जर्म सेल ट्यूमर और डिसमेनोरिया में, अगर डिसजर्मिनोमा में डिफ्रेंशिएट करें तो जर्म सेल ट्यूमर मोस्टली क्या होता है, यूनिलेटरल होता है, और डिसजर्मिनोमा 15% बाइलेटरल होता है, ठीक है। तब क्वेश्चन आ गया, ऑल ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर ऑफ द ओवरी एक्सेप्ट, पहला है कि इसके कारण प्रिकोशियस पुबर्टी होगा, सही है। दूसरा है मोस्टली यूनिलेटरल है, सही है। मार्कल इनहेविन है, सही है। कॉमन होता है पुबर्टी एज में, नहीं पुबर्टल एज में होता है, लेकिन ये कॉमन मेनली 40 से 50 साल में होता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें से एक क्वेश्चन है कि इसमें से सब सही है डिसजर्मिनोमा के बारे में एक को छोड़ के। मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर है, सही, कैंसर है, सही है। मैक्सिमम इंसिडेंस में बाइलेटरल होता है, सही है। रेडियो सेंसिटिव है, सही है। इंक्रीज करता है AFV, ये गलत है। इसमें कभी भी AFV इंक्रीज नहीं करता है, क्योंकि इसका जो मार्कर होता है वो LDH होता है, PLAP होता है और SCG होता है, ठीक है। अब आते हैं एक और एक केस पे। 45 साल की वुमेन है, डायग्नोसिस हुआ है राइट साइडेड 8 सेंटीमीटर कॉम्प्लेक्स ओवेरियन मास, जिसमें इसके साथ क्या क्या आ रहा है, एबनॉर्मल हैवी यूट्राइन ब्लीडिंग। तो मोस्ट कॉमनली इसका क्या होगा, तो ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर, क्योंकि ये जो हैवी ब्लीडिंग है ना वो मेनली इसी में देखा जाता है, ठीक है। 20 साल की औरत है, उसमें क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर का ओवेरियन मास दिख रहा है। USG में पता चला ये सॉलिड एरियाज है, और यहाँ पे AFV, SCG और CA 125 नॉर्मल है, लेकिन LDH बढ़ा हुआ है। अब इसका मतलब LDH किस पे बढ़ता है, जर्मिनोमा में, ठीक है। और ये एक और क्वेश्चन है जिसमें 26 ईयर ओल्ड वुमेन मेनली उसको क्या है, तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी है, और इसमें ओवेरियन मास बाइलेटरल देखा गया है। इसमें CA कितना है, 90, तो ये बढ़ा हुआ है, ठीक है। CA नॉर्मल कितना होता है, 35 से कम, ठीक है। और तो मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस क्या होगा, तो मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस इंडोमेट्रियासिस होगा, क्योंकि एज क्या है, कम दिखा रहा है, रिप्रोडक्टिव एज दिखा रहा है। जेनाइटल ट्यूबर क्यों नहीं होगा, जेनाइटल ट्यूबर में मेनली ट्यूबो ओवेरियन मास दिखाया जाता है। चलिए अब आते हैं PPT से पढ़ते हैं। ओवेरियन ट्यूमर मेनली क्या कहा जाता है ना, कि ओवेरियन ट्यूमर में पॉसिबिलिटी होता है मैलिग्नेंसी का, ओवेरियन सॉलिड ओवेरियन मास का, सिस्टिक और सॉलिड कंपोनेंट का, जो मेनली अल्ट्रासाउंड के थ्रू देखा जाता है।
जो मैलिग्नेंट डायग्नोसिस होता है उसमें क्या होता है, मेनली फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट में देखा जाता है और ये अपने आप सही नहीं होता है। ठीक है। जर्म सेल ट्यूमर में मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल नियोप्लाज्म है। अगर कोई पूछे, ये तो इसके बारे में तो मैंने डिस्कशन कर दिया है, मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट जर्म सेल ट्यूमर भी डिस्कशन कर दिया है। ठीक है। मोस्ट कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो तो वो हो जाएगा लोअर एब्डोमिनल पेन और प्रेजेंस ऑफ मासेज। कुछ ओवेरियन ट्यूमर होते हैं जो चिल्ड्रन में, वो प्रोड्यूस करते हैं डिस्कम्फर्ट, जैसे कि पेट फूला फूला लगेगा, ब्लोटिंग होंगे और एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस में टॉर्सन आएगा, हेमरेज आएगा। ओवेरियन ट्यूमर में प्री एडोलसेंस फीमेल में दोनों वेनाइन और मैलिग्नेंट दोनों देखने को मिलते हैं और ज़्यादातर यूनिलेटरल होते हैं। ठीक है, ये सब बता दी हूँ। ओवेरियन टॉर्सन, चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं पूरे विस्तार में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओवेरियन टॉर्सन, इसमें क्या होता है ना, पहले ही बताए थे फिर भी बता रही हूँ। मान लीजिए हमारा यूट्रस है, ये हमारा ओवरी है। ठीक है, ये हमारे लिगामेंट से पेल्विक वाल्व से जुड़ा होता है, इसी के थ्रू ओवेरियन आलती होती है। ये क्या होता है, टॉर्सन मुड़ जाता है, जिसके कारण जो आलतरी से थ्रू आ रही है उसमें क्या हो जाएंगे, कंप्रोमाइज हो जाएगा, जिसके कारण ब्लड वेसल्स में ब्लड सही से फ्लो नहीं हो पाएगा, जिसके कारण ओवरी में इस्कीमिया स्टार्ट हो जाएगा। ये इमरजेंसी केस है। ठीक है। ओवेरियन टॉर्सन मेनली प्री पुबर्टल फीमेल में देखा गया है और ये सेकेंडरी टू पेल्विक मास होता है या कोई मैकेनिकल फैक्टर जो ऑकर होता है पेरी पुबर्टल इंटरवल में। अर्ली पुबर्टी में क्या देखा गया है, तो अर्ली पुबर्टी में मेनली जो ओवरी है वो ड्रॉप कर जाएगा अपने पोजीशन से, पेल्विक ब्रिम से कहाँ चला जाएगा, पेल्विस में चला जाएगा। और ये जो ड्रॉप होता है वो गोनाडोट्रोपिन में होता है और ये मेनली पुबर्टी को बढ़ाता है। ठीक है। कुछ वुमेन में इसमें जो सपोर्टिव लिगामेंट होते हैं वो लॉन्गर हो जाते हैं। ठीक है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या है, तो ट्विस्टिंग हो जाना उसका। मेनली 2/3 में क्या देखा जाता है, ये जो ओवेरियन टॉर्सन हुआ है वो राइट साइड में देखने को मिला है, जिसके कारण ये कंफ्यूज कर जाते हैं अपेंडिसाइटिस से। ठीक है। जो सिग्मॉइड कोलोन है वो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में होता है, जो लेफ्ट ओवरी ट्विस्टिंग पे कंफ्यूजन आता है। ठीक है। अल्दो दोनों जो अपेंडिसाइटिस और टॉर्सन है वो प्रेजेंट होता है एक्यूट पेन और रिवॉन के साथ, लेकिन अपेंडिसाइटिस में थोड़ा डिफरेंट होता है सीवियर पेन टॉर्सन से। कैसे, तो उसमें नौसिया और वोमिटिंग देखने को मिलता है। मतलब कि जो टॉर्सन है उसमें क्या देखने को मिलेगा, नौसिया और वोमिटिंग इमीडिएटली विद टॉर्सन। लेकिन अपेंडिसाइटिस में क्या होता है, भूख नहीं लगता है। ठीक है। और ये जो पेन होगा ना यंग गर्ल में, जिसको एक्यूट ऑनसेट ऑफ पेन हो रहा है, सिमल्टेनियसली इमेसिस हो रहा है, उसमें ओवेरियन टॉर्सन होता है, ना कि अपेंडिसाइटिस। जो अप्रॉक्स 1/3 ऑफ ओवेरियन टॉर्सन है वो केसेस देखे गए हैं चिल्ड्रन में और एडोलसेंस में। इसका कोई भी एसोसिएशन कोई भी नहीं, मतलब कि मेनली नहीं एसोसिएटेड होता है ओवेरियन मास, जैसे कि डर्मोइड्स, लार्ज फंक्शनल सिस्ट और मैलिग्नेंसी। लेकिन जो चिल्ड्रन जिनमें ओवेरियन मास नहीं है या उसके बाद आया है, तो उस चिल्ड्रन में मेनली ओवरी स्वेलन हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि लिम्फेटिक जो फ्लो है वो ब्लॉक हो जाएगा। और जो चिल्ड्रन या एडोलसेंस में ये टॉर्सन और अपेंडिसाइटिस, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। रेडियोलॉजी की इवैल्यूएशन में क्या होगा, तो ये रूल आउट करेगा, याद रखिएगा, रेडियो इवैल्यूएशन रूल आउट करेगा अपेंडिक्स और ये टॉर्सन का न्यूप्ला। अब इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ये एक इमरजेंसी केस है, इसलिए अगर ओवेरियन टॉर्सन हुआ है तो इसको हम मैनेज करेंगे। अगर कंजर्वेशन करना है तो अनट्विस्टिंग करके, ठीक है, ताकि प्रिजर्व कर सके, नहीं तो फिर सर्जिकल रिमूवल किया जाता है। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ डोपलर फ्लो, इसमें हम डोपलर फ्लो भी करते हैं। क्यों डोपलर फ्लो करते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल कंप्रोमाइज होता है। ठीक है। अल्ट्रासाउंड के साथ ये डोपलर फ्लो भी किया जाता है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना, अल्ट्रासाउंड में जो ब्लड फ्लो होता है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता है, नॉर्मल ब्लड फ्लो दिखता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं
कि डोपलर फ्लो में अगर प्रेजेंस या एब्सेंस है तो वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होगा ओवेरियन टॉर्सन का। अगर अल्ट्रासाउंड में पता चल रहा है तो पता चल रहा है, फिर हमें उसको क्या करना पड़ेगा, इवाल्यूएशन करना पड़ेगा, सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर टॉपिक समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।